Good morning students, again class 12th subject English lesson 4 Lost Spring by Anish Jim। हम लोग इसके टाइटल पे काफ़ी बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है। हमारी बुक में ही चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। इस एक स्टोरी पे 2 पर्सन्स की स्टोरीज लाइफ स्टोरी कवर है। पहली लाइफ स्टोरी है एक रैग पिकर यानी कचरा बीनने वाले होते हैं ना, उस बच्चे का नाम है साहिब, पूरा नाम है उसका साहिब आलम। ठीक है, खासकर आपने सुना होगा बांग्लादेशी घुसपैठी घुसाए वाली चीज़, तो ये बच्चा भी उसी ग्रुप से उसी कम्युनिटी से है लगभग। और दूसरी जो स्टोरी है वो मुकेश की है, जो फिरोजाबाद, आपने नाम सुना होगा, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है ना, ये तो हम लोग ये दोनों स्टोरीज को स्टडी करेंगे। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन हमने हमारे वीडियो शूट और इस अच्छे से स्टडी करने के लिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो पहली स्टोरी हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे, दूसरी वाली स्टोरी मुकेश वाली भी हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, जो इसका टाइटल, देखिए लॉस्ट का मतलब सभी जानते हैं, खोजा। ठीक है, स्प्रिंग एक सीजन है, बसंत, तो यानी बसंत का खोजना। अभी कुछ टाइटल जमा नहीं, तो देखिए इसको हम कुछ ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी की व्यक्ति की लाइफ का जो पूरी लाइफ होती है, जैसे हमने पोएम पढ़ी थी 7 एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर, तो हमने देखा था कि जो व्यक्ति की जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है वो उसका चाइल्डहुड यानी बचपन होती है। बचपन में बच्चा जो है बिल्कुल तनाव मुक्त रहता है, मस्त रहता है, कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन हमारे यहाँ जो दोनों स्टोरीज हैं, एक में साहेब और दूसरी के अंदर मुकेश, उनका जो चाइल्डहुड है यानी उनका जो बचपन है वो लॉस्ट हो गया है। गरीबी के कारण, पॉवर्टीज़ का रीज़न है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रीज़न है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनके ऊपर है, जिम्मेदारियां हैं, और वो काफ़ी जल्दी समझदार हो गए हैं, अर्निंग मेंबर बन गए हैं, कमाने वाले पर्सन बन गए हैं। तो इसी तरह से लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब हम लोग जो यहाँ ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि व्यक्ति की, एक पर्सन की लाइफ के अंदर सबसे अच्छा समय, जैसे स्प्रिंग सबसे अच्छा सीजन होता है, यहाँ तक कि स्प्रिंग को तो क्वीन ऑफ द सीजन भी कहा जाता है, मौसम की रानी कहा जाता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर जो हमारा बचपन होता है वो पूरी लाइफ का एक तरह से बेस्ट पार्ट होता है, सबसे अच्छा। और इन हमारी स्टोरीज के अंदर जो दोनों कैरेक्टर हैं उनका बचपन ही खो गया है। चाइल्ड लेबर की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये बात की जा रही कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके कारण उनको अपने इनकम पर बेस होना पड़ रहा है। हमारी जो ये नियर अबाउट हमारी इस स्टोरी के अंदर हैदराबाद का कुछ टच है, उसके बाद दिल्ली जो सीमापुरी एरिया है उसके बारे में कुछ कहा गया है, उसके बाद जो सेकंड स्टोरी है उसमें फिरोजाबाद के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। तो हम लोग जो इसका पहला पार्ट जो साहिब आलम की स्टोरी है वो पढ़ रहे हैं। साहिब आलम, जैसा मैंने आपको बताया कि शायद बांग्लादेशी रिफ्यूजी जब उस टाइम के अंदर इंडिया के अंदर आए थे, जब 1971 अबाउट के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक बांग्लादेश बन गया था। ठीक है, नहीं है तो ये बांग्लादेशी काफ़ी इंडिया के अंदर रिफ्यूजीज यानी शरणार्थी बन के आए थे। तो ये आज भी यहाँ शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। अब इनको इलीगल माना जाता है, अवैध, संवैधानिक माना जाता है, इनको अवैध माना जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो साहिब आलम है, इनकी फैमिली जो थी ढाका, बांग्लादेश की जो राजधानी है, वहाँ आसपास इनका कोई गांव था, बड़ा हरियाली वाला और बहुत अच्छी, यानी जिसे कहते हैं ना ड्रीम लैंड की तरह था। लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है। आपने अभी भी सुना होगा अपने बिहार, असम वगैरह में जो बाढ़ आती है, तो वहाँ बाढ़ वगैरह आ जाती है। तो इसके अंदर वहाँ की लाइफ बड़ी हार्ड है, बड़ी मुश्किल से वो लोग अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। तो ये लोग इंडिया इलीगली घुस जाते हैं, इंडिया के अंदर आ जाते हैं, यहाँ रहने लगते हैं। तो उन्हीं की मैं किसी एक की बच्चों की कहानी है। ये ऐसे झोपड़पट्टी स्लम एरियाज में रहने लग जाते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं तो इधर से उधर कचरा बीनने का काम करते हैं। तो यहाँ यही स्टोरी चल रही है कि एनिश जंग एक बार एक बच्चे से मिलती है, डेली उसको देखती है कचरा बीनते हुए, तो थोड़ी पहचान है कि हाँ ये बच्चा है, तो उससे कुछ बात करती है, खासकर स्कूल को लेके बात है। उसके बाद थोड़ा सा हमारी इस चैप्टर के अंदर जो है वो ढाका से रिलेटेड बात कही है। उसकी मदर ने जो कहा है, इस बच्चे का पूरा नाम साहिब आलम, उसके मीनिंग की बात कही है। फिर यहाँ हमारे यहाँ बात की गई, इनको कहा गया है बेयरफुट आर्मीज। ठीक है, यानी आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यानी नंगे पैर वाली सेना, क्योंकि सारे गरीब हैं, कपड़े ही नहीं मिलते तो जूते कहाँ से मिलेंगे।
तो सारे नंगे पैर रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, नहीं है, बिल्कुल एक वैगाबॉन्ड यानी आवारा की तरह, ये बात बताई गई है। फिर हमारे यहाँ पे कि इसी जो हम आज इसका फर्स्ट पार्ट जो स्टडी कर रहे हैं वहाँ जूते की इंपॉर्टेंस, द इम्पॉर्टेंस ऑफ शूज़ बताइए कि कैसे इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ एक प्रीस्ट और एक उसके बच्चे की कहानी भी बताई गई है कि जूता मिलना एक अलग बात है, लेकिन उसको संभाल के रखना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद फिर हम ये बताते हैं कि हम लोग इसके सेकंड पार्ट में जब स्टडी करेंगे तो हम इसकी थोड़ी समरी वहाँ पर भी स्टडी करेंगे। अब ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से जैसे मैंने बताया कि ये चैप्टर बेस्ड है चाइल्ड लेबर के ऊपर, तो हमारा जो कंपोजिशन सेक्शन बी वाला जो पार्ट है उसके अंदर भी हमने बताया कि कंपोजिशन चाइल्ड लेबर के ऊपर अक्सर करके आता रहा है, किसी भी फॉर्म में आता रहा है, वो रिपोर्ट भी आ सकती है, ठीक है, वो आर्टिकल भी आ सकता है, ठीक है, नहीं है, तो आपको ये चाइल्ड लेबर के ऊपर एक राइटिंग प्रिपेयर करनी चाहिए बहुत अच्छे से, डिटेल से, अच्छी लैंग्वेज, अच्छी ग्रामर के साथ, ताकि जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए आप उसे मोल्ड करके लिख सकें। और इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, बनते हैं, अक्सर करके आते ही हैं। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो हमने अभी थोड़ी सी साहिब आलम की स्टोरी को स्टडी किया है, अब हम इसका जो है इसकी PDF फॉर्म के अंदर हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए अब इसकी PDF फॉर्म में स्टडी करते हैं। यस स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 लॉस्ट स्प्रिंग को हम लोग स्टडी करेंगे PDF फॉर्म के अंदर। इस चैप्टर की मैंने आपको समरी अच्छे से सुना दी थी, तो हम सबसे पहले अबाउट द राइटर पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग बिल्कुल लास्ट के अंदर चलते हैं, चैप्टर के एंड में चलेंगे जहाँ पे हमको अबाउट द लेसन मिलेगा। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। देखिए अबाउट द लेसन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राइटर के बारे में, एनिस जंग 1964 में इनका बर्थ हुआ है। इज ए रिनोड इंडियन स्कॉलर एंड पोएट, बहुत जाने पहचाने हैं। शी हैज़ वर्कड एज जर्नलिस्ट का यानी पत्रकार का भी काम किया, एंड एडिटर फॉर मैनी न्यूज़पेपर्स, मेजर न्यूज़पेपर्स, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में रहे हैं, इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में भी और विदेश में भी। शी इज़ नोटेड स्पेशली फॉर हर लाइवली एंड विविड डिस्क्रिप्शन, ये जानी जाती हैं खासकर अपने बिल्कुल सजीव चित्रण के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए। अब इस चैप्टर की शॉर्ट समरी आ रही है। In Lost Spring, Anis Jung depict miserable and deplorable condition of the family that lead a life of deprivation in the vicious circle of exploitation, शोषण, ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। देखिए दो चीज़ें बताइए कि इनकी ऐसे मिजरेबल कंडीशन क्यों है, दयनीय हालत क्यों है। एक तो गरीबी है और दूसरी चीज़ है शिक्षा की कमी है। शी फोकस ऑन the children who are doing menial and hazardous tasks to सप्लीमेंट द इनकम ऑफ देयर फैमिलीज, और खासकर उन दो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं। साथ ही में ये बताया गया है कि किस तरह से वो बहुत ही खतरनाक काम में भी जो है शामिल हो जाते हैं जिससे कि वो अपने परिवार की इनकम बढ़ा सकें। मोस्ट ऑफ देम स्कम्ड टू वेरियस डिजीज बिफोर अटेंडिंग देयर यूथ, और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि इनको कई तरह की बीमारियाँ भी हो जाती हैं जब तक कि उनकी ज़िंदगी वो अपनी जवानी तक भी नहीं पहुँचते, उससे पहले ही। कुपोषण भी हो सकता है और बाकी पोल्यूशन और जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी इसका रीज़न हो सकता है। अब हम स्टार्टिंग के अंदर चलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में चैप्टर के अंदर जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको, लॉस्ट स्प्रिंग, समटाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कचरे में एक रुपया भी मिल जाता है। देखिए एक रुपये की बड़ी इंपॉर्टेंस है उनके लिए, उनके पास एक इनकम आ रही है। मैंने पूछा, यदि राइटर ने पूछा, वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scratching for gold in the garbage dump of my neighborhood, अक्सर करके मेरी सामना हो जाता था साहेब से, जो कि वो अक्सर करके वो गार्बेज के अंदर जो है उसको खोजा करता था सोने को। अब देखिए यहाँ समझने की बात है, गार्बेज में कोई सोना थोड़ी होता है, ठीक है। अगर गार्बेज भी सोना हो जाए तो अपन सब बीच जाके गार्बेज में से सोना निकालने लगे, लेकिन यहाँ गोल्ड का मतलब है कि जो गार्बेज है उसमें थोड़ा भी वैल्यूएबल, थोड़ी भी कोई कीमती चीज़ मिल जाती है उन्हें, तो वो उनके लिए गोल्ड की तरह प्रीशियस है, कीमती है। और ये कचरा अक्सर करके घर के आसपास जो कचरा रहता था, ये उसमें कचरा बीनने वाले रैग पिकर्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो मैंने साहिब से पूछा, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर बहुत लंबे पहले समय छोड़ दिया था। सैड अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि उसका घर ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी है ना अभी,
ठीक है, नहीं है। तो वहाँ पर ढाका के आसपास उसका घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, अब तो उसको याद भी नहीं कि उसका घर कैसा है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ बहुत सारे तूफान आते हैं, बाढ़ आती हैं, तो उनके घर बाहर और जितना भी खेत हैं वो सब बह जाते हैं। हिज मदर टेल्स हिम दैट वाई दे लेफ्ट, और यही कारण था, उसकी माँ ने बताया था कि उन्होंने अपना खुद का घर छोड़ दिया, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। लुकिंग फॉर द गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब वो यहाँ शहर आ गए हैं और वहाँ पे वो सोने की तलब। तो वापस मैं बता रहा हूँ, सोने का मतलब वो सोना नहीं है, गोल्ड जिसे गहने वगैरह बनते हैं, यहाँ है कुछ भी वैल्यूएबल जिससे उनकी ज़िंदगी जीने के लायक बन सके। आई हैव समथिंग एल्स, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्ड लुकिंग अवे, मैं कचरा इसलिए बीनता हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। उसने दूर तक देखते हुए अपनी यानी मेरे से नज़रें चुराते हुए बात कही। गो टू स्कूल आई सेड ग्लिबली, और मैंने ऐसे ही कह दिया, अरे तुम स्कूल जा सकते हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और फिर मुझे खुद को ये बात का एहसास हुआ, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मेरी सलाह कितनी खोखली थी। बस सलाह देना तो आसान है, आसपास स्कूल भी तो होना चाहिए। देखिए साहिब क्या कह रहा है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, देखिए फिर भी डेडिकेटेड है, अगर जब भी स्कूल बनेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल चालू कर दूं तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे? मैंने राइटर ने पूछा हाफ जोकिंगली, शायद मजाक कर रही थी मैं। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने बहुत मुस्कुराते हुए कहा हाँ जरूर आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो साहिब मेरे तरफ भगा चला रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है। और देखिए आके मेरे से पूछा, मैंने तो मजाक में ही कहा था, देखिए उसने उसको सीरियसली ले लिया। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? देखो मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा स्कूल भी तो तैयार होना चाहिए। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, और भाई स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है। आई से एम्ब्रेस्ड, मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, वो मैंने वादा कर दिया था जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन जिस तरह से मैंने एक अंधेरे के साथ वादा किया था, अंधकार में वादा किया था जो कभी भी पूरा नहीं होगा। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस तरह से कई तरह के वादे किए थे। खासकर अपन देखते हैं इलेक्शन होता है, नेताजी आते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कुछ भी नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता है। तो वही बात है यहाँ पे। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों तक में हमारी पहचान थी। आई आस्क्ड हिम हिज नेम, फिर मैंने उसका नाम पूछा। देखिए नाम देखिए, क्वेश्चन आता है, साहिब ए आलम, उसने अपना पूरा नाम बताया, मेरा नाम है साहिब ए आलम। ही अनाउंस, उसने घोषणा की, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको तो इसका मतलब भी नहीं पता। इफ़ ही नोज इट मीन्स, और अगर उसका मीनिंग पता होता तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और इसके नाम साहिब ए आलम का मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी। और बेचारा कितना गरीब है देखिए। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीव इट, उसको बहुत ही मुश्किल से विश्वास होगा कि उसका नाम तो है ब्रह्मांड का स्वामी साहिब आलम, और बेचारे के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसको नहीं पता था कि उसका मीनिंग क्या है उसके नाम का। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ, नेचुरल रैग पिकर है तो उसके दोस्त भी वैसे ही होंगे। एंड बेयर आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, इसे अंडरलाइन कर रखा है देखिए मैंने, यानी वो बच्चे जो एक ग्रुप में इधर से उधर घूमते रहते हैं, नंगे पैर हैं इसलिए उनको नंगे पैर वाले लड़कों की सेना का है। इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं हम। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, जिस तरह से सुबह आपने देखा होगा चिड़ियाएँ आ जाती हैं, आपकी मम्मी अगर कोई घर के अंदर कोई दाना वगैरह डालते तो आपने देखा कितनी सारी चिड़िया इकट्ठी हो जाती है और दिन में सब गायब हो जाती है। वैसे ही ये बच्चे सुबह सुबह तो नजर आते हैं रोड के ऊपर रैक पिकिंग करते हुए, और उसके बाद ये सब गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ, और कई महीने बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कुछ दिन महीनों बाद ऐसा हुआ कि मैं सारे लड़कों को जितने भी थे ना उन सबको पहचानने लगी थी कि ये एक्स है, वाई है, जेड है, सबको नाम से जानने लगी थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, और एक बार मैंने एक लड़के से पूछा भाई तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, उसने बड़े ही सामान्य तरीके से जवाब दिया, देखो चप्पल तो है मेरे पास, लेकिन मेरी माँ ने ऊपर सेल्फ पे यानी टांड पे रख रखी है और वो नीचे उतारने नहीं देती। शायद कभी कोई फंक्शन वंक्शन में कहीं जाना हो तभी मदर पहनने देती होगी। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match, और जो दूसरा लड़का था उसने कहा अगर इसकी माँ इसको चप्पल दे भी दे तो ये इतना लापरवाह है कि हो सकता है कि वो चप्पल को इधर उधर कहीं फेंक देगा। और उस लड़के ने वो जूते पहन रखे थे जो अलग अलग थे, मतलब एक पैर में जूता कैसा था दूसरे में कैसा था।
व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उसकी तरफ ध्यान दिलाया, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने अपने पैरों को इधर उधर रखा और फिर कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज, मुझे तो जूते चाहिए, सेज ए थर्ड बॉय हु नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कभी जूते नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, और मैंने पूरे देश में देखा है भारत के अंदर कि अक्सर लोग जो है नंगे पैर रहते हैं। इन सिटीज़, गाँव शहरों में, ऑन विलेज रोड, यहाँ तक कि गांव की सड़कों में, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन ऑफ स्टे बेयर फुट। और कई बार ऐसा है कि वो लोग, ऐसा नहीं कि वो गरीब हैं कि उनके पास पैसे की कोई कमी है इसलिए उन्होंने चप्पल, लेकिन अपनी आज आपने भी देखा होगा कि आपके कई घरों के अंदर भी जूते लेके, चप्पल लेके अंदर घुसने ही नहीं देते, बाहर उतारने पड़ते हैं, ठीक है नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन ही नहीं है कि घर के अंदर चप्पल पहनी जाए। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये भी एक कारण हो सकता है, इसका स्पष्टीकरण हो सकता है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और हो भी सकता है कि हम गरीबी की स्थिति को समझाने के लिए ये बात कह रहे हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम द उडुपी वंस टोल्ड मी, एक उडुपी के एक व्यक्ति ने मुझे कहानी सुनाई थी, ये साउथ इंडिया में एक शहर है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, और उसके पिताजी जो थे वो उस मंदिर के अंदर प्रीस्ट थे, और वो अक्सर करके उस मंदिर के सामने से जाया करता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वो अक्सर करके उस मंदिर के सामने रुक जाता था और प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे अच्छे से जूते मिल जाए। 30 years later, 30 साल बाद की बात बता रहा है, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, अब वो जो टेम्पल था वो तो बिल्कुल भुला दिया गया था। इन द बैक यार्ड, और पीछे की तरफ देयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब वहाँ पे नए पुजारी रहने लगे थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ लाल सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर रखी थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और वहाँ पे एक छोटा बच्चा था जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, और उसने देखा कि वहाँ पे उस बच्चे ने सॉक्स भी पहन रखे थे, शूज़ भी पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और वहाँ उसने वो जो पलंग होता था ना पुराने टाइम में पाइप वाला जिसको फोल्ड कर देते थे, उसके ऊपर अपना बस्ता भी पटका, बैग भी पटका, और साथ में जूते वूते भी पटके। आप भी ऐसे ही करते हैं कई बार जब छोटे थे तब। लुकिंग एट द बॉय, और जो लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड ऑन द गोडेज व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ द शूज़, और मुझे वो प्रार्थना याद आ गई जब उस बच्चे ने कही थी, जो उसको जूते मिलने के बाद उसको उसकी मनोकामना पूरी हो गई, वो चाहता था जूते मिल जाएं और उसको जूते मिल गए। तो देखिए उसने जूते मिलने के बाद क्या प्रार्थना की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी नेवर लूज देम, हे भगवान ये जो जूते मुझे मिले हैं मैं कभी इनको खोऊं नहीं। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद लगता है कि देवी ने उसकी प्रार्थना भी सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, और अब जो नया प्रीस्ट है जैसे उसके बच्चे हैं ये लोग सभी जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में जितने भी रैग पिकर्स हैं जो बच्चे हैं इनके किस्मत में अभी भी जूते पहनना नहीं है। तो देखिए यहाँ हमने कोई खास अभी स्टडी नहीं किया है स्टोरी को, अभी इसका सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। हम इसको नेक्स्ट लेसन के अंदर टच करेंगे, इसकी उससे पहले इसकी हम थोड़ी सी समरी वगैरह भी स्टडी करेंगे। तो आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग अभी इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।